नमस्कार। हिंदुस्तान के खुशहाल, एनर्जेटिक और बेटर फ्यूचर बनाने वाले नौजवानों को मेरा सलाम, आदाब, राम राम। मैं हूँ विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए और करीब 80 करोड़ वोटर इस महापर्व के लिए तैयार हो गए हैं। 10 करोड़ नए वोटर हैं, नए नौजवान वोटर हैं जो करीब करीब पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 43 करोड़ वोटर ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो 35 साल से कम उम्र के हैं। यानी नौजवान पीढ़ी हिंदुस्तान की 16वीं लोकसभा की तस्वीर बनाएगी। ये नौजवान पीढ़ी किस रंग में भरना चाहती है, क्या उसके मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या राजनेता उनकी बात को सुनते हैं, क्या उनके इश्यूज को समझते हैं, इस सब पर चर्चा करने के लिए फर्स्ट इंडिया का खास कार्यक्रम हमसे है इंडिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में। मैंने सुना है कि ये यूनिवर्सिटी में टैलेंट की भरमार है और इस टैलेंटेड ऑडियंस के साथ बहुत सारे जवाब है, बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले तो टैलेंटेड ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां। आज का मुद्दा हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए है कि क्या पॉलिटिक्स में रिलीजन और कास्ट से भला हो सकता है, क्या जातिवाद और धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उससे इस मुल्क का भला होगा। हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ खास मेहमान हैं कॉलेज के प्रोफेसर टी.के. जैन साहब, डॉक्टर रितु गुलोत्रा साहब और पीबीएस चौरसिया साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं, आप डीन भी हैं। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स सही रास्ते पर चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप इतना शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं भारत में एक मूवमेंट चल रहा है FTI, फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया, उसका पार्ट हूँ और राजस्थान में उसका संयोजक हूँ। हम एक मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सोने की चिड़िया मूवमेंट। हम मानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। और सोने की चिड़िया के रूप में भारत को वापस से उभरने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है असली फ्रीडम। और वो फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम धर्म, राजनीति और इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ सकेंगे। कि आने वाला टाइम इंटेलेक्चुअल्स का है, यूथ का है और यूथ और इंटेलेक्चुअल्स इस बात को समझ रहे हैं कि भारत वाकई सशक्त देश बन जाएगा, सफल बनेगा, प्रोग्रेस करेगा, बशर्ते हम राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करें। हम एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें हम धर्म और मजहब और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको राजनीति में न लाएं और राजनीति मुद्दों के ऊपर आधारित हो। हम समाज के विकास के डेवलपमेंटल एजेंडा को ऊपर लेकर के आगे आएं और उनके साथ आगे बढ़ने की बात करें। बड़े मुद्दे लें जैसे इनकम टैक्स होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। लेकिन डॉक्टर रितु गुलोत्रा साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल आपको लगता है ये सब बात करना? बात तो बहुत अच्छी है लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लेकिन सर, मैं ये भी पहले तो मैं सर से बिल्कुल एग्री करूंगी कि जो कह रहे हैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। लेकिन आज का जो टाइम है वो आइडियल कंडीशन जैसे आप बता रहे हैं कि इस टाइम यूथ जो है इट इज़ डोमिनेटिंग, तो क्योंकि दे आर द मोस्ट एजुकेटेड एंड मोस्ट अवेयर काइंड ऑफ द पीपल हु हैव एवर बीन गोइंग टू पोल फॉर द दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर थिंग्स। तो ये एक सबसे आइडियल हर तरह से एनवायरनमेंट भी है और यही एक टाइम है कि अगर आज हम सही दिशा में सोच के इसको एक सही दिशा में ले जाएंगे तो बिल्कुल ये माहौल जैसा सर आप बता रहे हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट आइडियल चीज़ एक्चुअल हो नहीं पाती है। आप जैसे आज हम बैठे इसी को डिस्कस करने के लिए कि इसको रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों को हर कोई इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने लेवल पे उन बातों को सोचे समझे कि क्या मैं जो आदर्श बात करता हूँ क्या मैं उसको अपने आप में ढालता हूँ। आगे आ रहे हैं अपना हक मांगने के लिए। चौरसिया साहब, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सब बात तो बहुत अच्छी है, हमारी पूरी यूथ टीम है, पूरा हिंदुस्तान नौजवान हो रहा है, लेकिन क्या वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में भरोसा करता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है?
या फेसबुक और ट्विटर पर जाकर ही केवल लाइक करने से हिंदुस्तान चल रहा है? मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव इस क्षेत्र में लगभग कई बार मैंने वोट दिए और कई बार हमने इसमें भाग लिया। 2 बार एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 बार एज ए जोनल मजिस्ट्रेट, तो मेरे दोनों साइड का अनुभव है। मैं ये अनुभव करता हूँ कि दिन पे दिन हम जनरेशन की ओर जा रहे हैं, तरक्की की ओर जा रहे हैं, डेमोक्रेसी की ओर जा रहे हैं और लोग धीरे धीरे अपने वोट की कीमत समझ रहे हैं। पहला जैसा कि आप सब समझते हैं कि कुछ पैसे दिए, कुछ शराब बांटी, कुछ कैश या काइंड में दिया, लोग भाग जाते थे, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। चलिए, ये आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं वो हमारे इलेक्शन के इश्यूज नहीं होते। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे नौजवानों से, जो आप सब लोगों ने जवाब दिया। गिव ए बिग हैंड। हमारे सारे लोगों ने बहुत ही बेहतर बात की है। यहाँ जो पूरी जनरेशन बैठी है, इसमें से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाथ खड़ा करिए थोड़ा सा। काफ़ी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो मतलब ये लोग हिंदुस्तान की तस्वीर बदलना चाहते हैं। जो सर ने सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे बेसिक इश्यूज हैं, आप बता सकते हैं? आपको लगता है कि नौजवान पीढ़ी के क्या मुद्दे हैं जिस पर राजनेता ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा इशू जो हम यूथ के लिए वो है हमारे एम्प्लॉयमेंट का। बट सर, अगर सर इस बात को बोल रहे हैं कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूथ के लिए डिवाइडेशन पहले ही कर दिया है? कोई इसके साथ है, कोई इसके खिलाफ है? आप हैं? मैं इसी बात को सहमति देती हूँ। इन्होंने कहा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही डिवाइड हो चुका है, इसी बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि आज अगर हम अपने रिजल्ट्स को देखें, आईएएस निकलते हैं, उनमें जनरल के लिए ओनली 6 चांसेस आर प्रोवाइडेड, बट फॉर व्हाट अबाउट एससी एंड एससी, दे आर फ्री फ्रॉम दैट। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से एक डिवाइडेशन रूल बना दिया है, अगर ये रिजर्वेशन का प्रोसेस पहले से बना दिया गया है, तो क्या हम पूरी तरीके से इन पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर सकते हैं? आखिर वो पॉलिटिशियंस कौन है? हमारे बीच के लोग हैं, हमने चुना था उन्हें। अगर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने किया, अगर जवाहरलाल नेहरू साहब जी ने किया, तो वो हमने चुना था। अगर उन्होंने कुछ सोच करके चुना, बेशक वो चीज़ उस समय सही चल रही थी। अभी अगर सही नहीं चल रही है, तो आपके बीच के जो लोग हैं, जो आप अब पॉलिटिशियन चुन रहे हैं, ख़त्म कर सकते हैं उसको। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि हिंदुस्तान में जब बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में जब संविधान बना, तो उसमें जब रिजर्वेशन किया गया एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए, तो उस समय से लेकर आज तक भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एससी और एसटी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। लेकिन मैं हमारे खास पैनल से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर जैन साहब से, क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन खत्म करने का वक्त है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सामने इंपॉर्टेंट एजेंडा लाने पड़ेंगे और वो एजेंडा उनके सामने रखने पड़ेंगे। रिजर्वेशन को ख़त्म करने की आवाज़ सब तरफ से उठ करके आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आ रहा है कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स कैसे आए, एजुकेशन खुले कैसे, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में आगे कैसे आए और एजुकेशन से लोगों को फ़ायदा कैसे मिले। मेरे एक साथी हैं संजीव सबलोग, जो सोने की चिड़िया मूवमेंट चलाते हैं। उन्होंने एक रिफॉर्म का एजेंडा बनाया है और इंटरनेट पे डाला है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको उन्होंने, सबके लीडर्स को वो रिफॉर्म का एजेंडा भेजा है। मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं भी अपनी तरफ से एक रिफॉर्म का एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज को भेज रहा हूँ। सो आर यू अगेंस्ट द रिजर्वेशन? हाँ मैडम, क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? आप जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वहाँ तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो सरकारी संस्थानों का कॉन्सेप्ट है। तो क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन खत्म करने से दूरियाँ खत्म होंगी? जी ज़रूर। ये जो रिज़र्वेशन इस टाइम जिस तरीके से चल रहा है, वो ज़रूर एक बायस्ड व्यू है। उसमें जो लायक बच्चा है, अगर वो पीछे रह जाता है तो नेचुरली वो पेन करता है, जैसे ये बच्चे यहाँ उठा रहे हैं, और वो बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज़ लानी चाहिए जहाँ से आप रूट कॉज से चीज़ को सुधारें। आज के टाइम का जो रिजर्वेशन है, वो ऑलरेडी जो बेनिफिट ले रहे हैं उन्हीं को रिपीटेड बेनिफिट दे रहा है, बजाय कि उन लोगों तक आज भी बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। आज तक भी वो जो मेरे घर के बाहर स्वीपिंग करता है, उसको आज तक भी बेनिफिट नहीं पहुंचा, उसकी जनरेशन को भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है? क्या रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए या रिजर्वेशन में इस तरह का बदलाव करना चाहिए कि जिनको फ़ायदा हो चुका उनको बजाय जिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया है, पूरी सोसाइटी आगे बढ़ गई है जहाँ रिजर्वेशन खत्म हो जाए? बेसिकली मेरी जो विचारधारा है, रिजर्वेशन बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए, लेकिन शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि रिजर्वेशन तो उन्हीं के मार्फत ही ख़त्म होगा, शायद एक साथ नहीं हो पाए। लेकिन जैसा कि ऋतु जी ने बताया, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आपने भी फरमाया,
60 साल से हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करते जा रहे हैं और सॉल्व नहीं कर पा रहे। जी, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ हमारी यंग जनरेशन से, कौन इस बात का जवाब देगा कि क्या हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया है कि हमें रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? सबसे पहले रिजर्वेशन जो है देश की भलाई के लिए आया था, तो मैं नहीं मानता रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहिए, उसके वे में चेंज करना चाहिए। एक्चुअली अभी जो रिजर्वेशन है वो कास्टिज्म के ऊपर है। अगर अपन इसको इसमें बदलाव कर सकते हैं कि उसको आर्थिक दृष्टि से अगर अपन कर सकते हैं कि जो लोग जो BPL है या फिर जो है ना लो क्लास में आते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर अपन रिजर्वेशन दें उन लोगों को, देन इसका कितने लोग इस हर बात किसी से को मिल सहमत है पाएगा। कि आर्थिक रूप से आरक्षण किया जाना चाहिए? ज़्यादातर लोग यहाँ पर आर्थिक रूप से आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन अब भी मैं फिर सवाल करना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर जो बैठे लोग हैं ये सब लोग वो लोग हैं जो पिछड़े समाज से नहीं हैं, है ना? इसलिए आपको क्या वो तकलीफ समझ में आती है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी आबादी आज भी ऐसे पिछड़े समाज को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर यदि रिजर्वेशन नहीं मिला तो वो आज भी उतनी वॉइस नहीं बन पाएंगे? कोई समझता है इस बात को पीछे? सर मेरा मानना ये है कि आज आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। अगर मैंने आपको आरक्षण दे दिया तो आप खुश हो जाते हैं और आप ही वोट दे देते हैं उनको। तो सर ऐसा खुश होने से मतलब नहीं, जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं ना उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान अभी तक उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जहाँ से हम पूरा रिजर्वेशन हटा सके। हाँ, मैं अपने दोस्त की बात से सहमत हूँ कि आर्थिक लेवल पे रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन दीजिए, बट उन्हें जिनकी को ज़रूरत है, ना कि ऐसे कि हम लोगों को जनरल कैटेगरी को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। रही दूसरी बात कि हम लोग भले ही मतलब हम लोग ये फेस नहीं करते, गरीबी फेस नहीं करते, हम लोग उन चौलों में नहीं रहते, पर हम लोग भी इस महंगाई से परेशान हैं और कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन आना चाहिए, हमारी भी परसेंटेज को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, हम जो मेहनत करते हैं उसको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो रिजर्वेशन हटा नहीं सकते, लेकिन इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। क्या यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे लोग हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी रिजर्व सीट्स हैं वो आज की तारीख में भी जो खास तौर से हायर एजुकेशन में है वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, वो पूरी सीटें नहीं भरी जा रही हैं, उनको जो पूरा हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उस स्तर पर भी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह फाइनेंशियल तो है ही, लेकिन सोशल भी है। दूसरा मुझे लगता है कि जो इशू हम नहीं समझ पा रहे वो ये है कि रिजर्वेशन का पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल बैकवर्डनेस नहीं था, एक सोशल बैकवर्डनेस भी था। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर इस पर भी बात करते रहते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि समाज में बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो फाइनेंशियली भले ही बैकवर्ड नहीं हो, लेकिन सोशली इतना बैकवर्ड है कि वो चाह कर भी उसका हिस्सेदार नहीं बन सकता है। क्या हम लोग इसको मानते हैं? आपने सोशल बैकवर्डनेस की बात करी, तो मेन जो उसका इशू है वो आता है हमारे एजुकेशन की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन रखा जाए, लेकिन इस तरीके से रखा जाए, उसको रिन्यू करा जाए पूरी तरीके से। यूथ के बीच में अपर कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट सिस्टम कभी नहीं आता है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उनको ये बात नहीं पता होती क्योंकि बगल वाला हिंदू है कि मुसलमान। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते आते हैं, हमारे पर आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद एक इंसान दबने लगता है सोशली। तो इसलिए रिजर्वेशन मेरे हिसाब से इस किस्म से करना चाहिए कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जो लोग हैं उनको बताना चाहिए कि आपके लिए हम हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट आपके लिए, हर इंसान, आपके अगल बगल वाला हर एक इंसान आपके लिए यहाँ पर है। क्या आपको उस दिन पता पड़ता है कि आप कास्ट का जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है या रिलीजन का सिस्टम, उस दिन पता पड़ता है जिस दिन आप एडमिशन लेने जा रहे होते हैं और आपको एक हायर परसेंटेज पर एडमिशन नहीं मिलता, और उस दिन आप नाराज़ होते हैं? जी, मैं इस बात से बिल्कुल नाराज़ नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के सबसे पहले पड़ाव जहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं, आप वहाँ पे रिजर्वेशन देते हो। उसकी जगह आप हर एक बंदे से मिल के तब उसको बात को डिसाइड करो कि उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन को पहली बार जब समझे थे जब भी समझे थे तब हम एडमिशन लेने के लिए आए थे। IIT का फॉर्म भरा था, AIEEE का फॉर्म भरा था मैथ साइंस के बाद। उसके बाद सर जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म भरे, 4 एग्जाम दिए, चारों के अंदर अपनी परसेंटेज देखी, उसके बाद देखा लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया। लिटरली सर एक RTI किसी ने लगाई, वो 3 साल से रिजल्ट आज तक पेंडिंग है। तो रिजर्वेशन उसके बाद समझ में आया और उसके बाद इच्छा होती है कि और जाना क्या चीज़ है। तो इसलिए मतलब ये है कि जिस दिन आपका नुकसान हुआ उस दिन से आप नाराज़ हैं रिजर्वेशन को लेकर? नाराज़ नहीं हूँ सर, मैं एक्चुअली मुझे अब ये समझ में आने लगा ना कि ये रिजर्वेशन आप दे रहे हो, गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन आप थोड़ी और मेहनत कर लें, थोड़े ज़्यादा तैयारी कर ले तो आप उस सिस्टम में आ सकते हैं ना। आप कमज़ोर खुद हैं और रिजर्वेशन को नाराज़। सर कमज़ोर आप कैसे बोलोगे सर? आपके अलावा भी तो बच्चों ने एडमिशन लिया है ना।
जो आईआईटी में आते हैं, जो आईआईएम में आ रहे हैं, जो पीएमटी में आ रहे हैं, जो ट्रिपल ई में आ रहे हैं, वो सब बच्चे वो है जो बिना रिजर्वेशन के भी आ रहे हैं। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, रिजर्वेशन को गुस्सा दिखाएंगे। तो सर अगर आप मेरी परसेंटेज से अगर आप उसको कंपेयर करने बैठेंगे, मैं 83% लेके आया और वो 43% के ऊपर ले गया एडमिशन, और उसके पापा कलेक्टर हैं, तो मुझे हर्ट नहीं होगा? मेरे पापा बिजनेसमैन है, वो रोज मेहनत करते हैं, या मेरे पापा जो भी हैं, तो सर पैसा तो मैं भी बराबर, उसकी फीस भी मुझसे कम लगेगी अगर वो ले गया मुझसे आधी परसेंट। लेकिन यदि आपका एडमिशन हो चुका होता तो शायद आप रिजर्वेशन पर नाराज नहीं होते। मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सर भी बैठे हैं, मैम भी बैठी हैं, सभी लोगों ने कहा रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, एक तरीके से रिन्यू कर देना चाहिए, इकोनॉमिक तरीके से रिजर्वेशन लगा देना चाहिए। क्या हम अब वैसे भारत में हैं जहाँ पे कि अगर हमने आज एससी और एसटी से रिजर्वेशन हटा दिया तो ऐसा भारत जिसको गुजरात के दंगे हिला सकते हैं, क्या वो भारत फिर से एक माइनॉरिटी अटैक के लिए नहीं सस्पेंड होगा? चलिए इस पर चर्चा करेंगे। सर से चलेंगे ब्रेक पर जाने से पहले जैन साहब से। मैं सबसे पहले ये मुद्दा रखना चाहता हूँ आपके इस महत्वपूर्ण मंच के द्वारा। ये भारत जिसमें हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता था, आज हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ मोह किसने डाला है? सर ये तो आप पढ़ा रहे हैं, आज हर व्यक्ति को हम ये तो आप पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिससे आप सोशली बैकवर्ड लोग कहते हैं, वो सभी सोशली लोग बैकवर्ड लोग हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे एक समय में। सब लोगों के पास जबरदस्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुम्हार, कितने बड़ी आर्किटेक्ट हुआ करते थे। तो इससे एक और इशू निकलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, और जो हमारी ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है उसको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हें स्पंदन 2014 में क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल में फर्स्ट प्राइज मिला। तो इस सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर चर्चा करेंगे कि क्या रिजर्वेशन से बराबरी बढ़ रही है या दूरी बढ़ रही है या बराबर होने का एक मौका मिल रहा है। लौटते हैं तुरंत। नमस्ते, हम हैं ज्ञान विहार के स्टूडेंट्स और JNIT के स्पंदन इवेंट्स में हमने वॉलीबॉल और क्रिकेट में विनर ट्रॉफी हासिल करी है। सो हमसे है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेश, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड ऑडियंस के साथ। बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है जब इतनी टैलेंटेड ऑडियंस और टैलेंटेड जो हमारा पैनल है उसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही गंभीर मुद्दा कि क्या कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट है। हमने जब ब्रेक पर गए थे तो चर्चा हुई थी कि बराबरी का मौका नहीं मिलता है रिजर्वेशन से, और जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें इस तरह से अपना मौका गंवाना पड़ता है, खोना पड़ता है। सवाल यह है, जो मैडम ने सवाल जहाँ खत्म किया था, मेरा सवाल है कि रिजर्वेशन से एक अलग अलग लेवल का टैलेंट निकल कर आता है एक ही सर्विसेज के लिए। ये हम लोग कहना चाहते हैं कि एक 50% पर रिजर्वेशन से मिल जाता है और एक 80% पर जिसको एडमिशन मिलता है। मेरा सवाल इससे दूसरा है कि जहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं जिसमें ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी भी शामिल है, और देश के बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिनमें कैपिटेशन फीस से एडमिशन मिलता है। आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मुझे नहीं पता कितनी फीस लगती है। इंजीनियरिंग कॉलेज की तो आजकल भरमार है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 50 लाख रुपए देकर, 10 लाख रुपए देकर, 5 लाख रुपए देकर एक बिजनेस करने वाले का बच्चा 50% के बाद एडमिशन ले लेता है, तो उस डॉक्टर में और एक रिजर्वेशन से 50% पर एडमिशन लेने वाले बच्चे में क्या फ़र्क है, आप बताइए। सर, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं या फिर हम कास्टिज़म की बात करते हैं, तो ये जो कास्टिज़म है ये रिजर्वेशन से ही आता है। ये जनरल क्या होती है मुझे नहीं पता, ये ST/SC क्या होती है, ये OBC क्या होती है, ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें जैसे हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं, तो हम ऐसा अमेंडमेंट्स क्यों ना लाए। हम जिसे जो पे नहीं कर पाते हैं या फिर जो फिनेंशियली बैकवर्ड है उसे हम एजुकेशनल लोन दें, इससे वो आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन में मैं इससे ये कहा जाए कि जनरल वालों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और जिसे आप सब कहते हैं, जिसे ये नेता कहते हैं ST/SC OBC, उसे कम पढ़ना चाहिए। जी नहीं, हमारा सवाल दूसरा था। जो मैं सवाल कर रहा था कि क्या कैपिटेशन फीस से कम परसेंटेज पर एडमिशन लेने वाला और रिजर्वेशन में कम परसेंटेज से एडमिशन लेने वाले में क्या फ़र्क है कॉम्पिटेंस में? आपके पास पैसा है, आपके पापा ने पैसा दिया, आप बड़ी यूनिवर्सिटी में आ सकते। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। देखिए, माफ़ कीजिए, रिजर्वेशन में जैसे गलतियां हैं वैसे ही कैपिटेशन से बच्चा जो जाता है उसमें भी गलतियां हैं। तो आप उसको भी ठीक नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है वो, बिल्कुल कहीं में से भी वो जो चीज़ है वो सही नहीं है।
मेरा मानना ये है कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसका यूज़ करता है। इंडिया के पास अगर कोई मिनरल ज़्यादा है तो वो उसका यूज़ करेगा, उससे पैसे कमाएगा। एक पैसे वाले इंसान के पास पैसा ज़्यादा है तो वो उसका यूज़ करेगा, और अगर एक मेहनती इंसान के पास मेहनत ज़्यादा है तो वो उसका यूज़ करेगा। जो इंसान पढ़ने में अच्छा है वो अपनी पढ़ाई का यूज़ करेगा। अगर 50 लाख दे के कोई आ रहा है तो ठीक है, वो आ रहा है वहाँ पे, अब आगे क्या होगा वो तो उसके हाथ में है ना, वो कितना पढ़ पाएगा वो उसके हाथ में है। बस उसने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया। एक रिजर्वेशन कैटेगरी वाले ने अपने रिजर्वेशन को यूटिलाइज करके उस जगह पे आया, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब इससे आगे वो जाएंगे अपनी अपनी आपको किस पर ऑब्जेक्शन है, किस चीज पर ऑब्जेक्शन? मुझे ऑब्जेक्शन किसी पे भी नहीं है। ठीक है, और कोई बोलेगा इस पर? मैं बात बोलना चाहूँगा कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन की जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, मैंने कभी रिजर्वेशन के सिस्टम को पर्सनली महसूस नहीं किया, लेकिन एक बात है, अगर रिजर्वेशन वाला बच्चा कोई 80% लेके आता है तो वो जनरल की सीट खा लेता है, और जनरल वाला की सीट खाता ही नहीं है। आपने बिल्कुल गलत समझा, वो जनरल कोटे के अंदर से सीट खत्म हो जाती है। की जरूरत है, इसको ये समझ लीजिए कि मान लीजिए इस कॉलेज में 100 सीट्स हैं, उसमें से 70 सीट्स जनरल कास्ट के लिए हैं और 30 सीट रिजर्व कास्ट के लिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉलेज में 70 ही सीट है। मैं रिजर्वेशन SC ST ये सब नहीं मानता। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब SC ST या ये बैकवर्ड सोसाइटी के लोग ही हैं, तो आप जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ बिल्कुल, वो मेरे दोस्त हैं। किसी दिन आपके एडमिशन में उनका नंबर आ गया और आपका एडमिशन नहीं हुआ, तब दोस्ती रखेंगे? मैं उस टाइम पे उन लोगों का साथ दूंगा, लेकिन आप उनसे दोस्ती रखेंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल उनसे दोस्ती रखूंगा, लेकिन नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नाराज होना चाहिए ना, नहीं, आपका एडमिशन उनकी वजह से नहीं हुआ। सर वो लोग मेरे दोस्त हैं, वो आगे बढ़ेंगे, काम आएंगे ना मेरे भी। लेकिन सर बात केवल इतनी सी है कि अगर उनकी काबिलियत नहीं है तो वो जो आदमी काबिल है उसकी सीट कैप्चर नहीं करनी चाहिए। चौरसिया साहब, क्या आपको लगता है कि कैपिटेशन और रिजर्वेशन में कॉम्पिटेंस का कोई फ़र्क है? मेरी फीलिंग ये है कि एक सिक्के के ही दोनों पहलू हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के मार्फत आए, चाहे वो कैपिटेशन फ़ी के मार्फत आए। आपने एक चीज़ फरमाई, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर हमारे पास रिसोर्स है, तो मैम ने नया शब्द दिया था, मेरे पास नहीं था ये। चलो ठीक है, उन्हीं से बेस बना के चलते हैं। अगर हमारे पास हाई मेरिट के बच्चे हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में हो, चाहे वो कैपिटेशन फी में हो, या कहीं किसी भी एरिया में हो, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब आपने फरमाया कि वो एक बार प्लेटफॉर्म लेके फिर उसकी कैपेबिलिटी है, नो डाउट अगर उसकी कैपेबिलिटी वो बढ़ेगा, लेकिन अगर वो हाई परसेंटेज वाला हाई मेरिटोरियस उस जगह पे आता तो वो शायद कहीं और आगे जाके बढ़ता। तो मैं समझता हमें इस तरह का कोई मैकेनिज्म निकालनी चाहिए कि इतना कम डिफरेंस हो कैपिटेशन फी में या रिजर्वेशन में कि अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस हो तो उसको दोनों ही कैटेगरी में डिबार कर देना चाहिए। जी जैन साहब, आप बहुत सोने की चिड़िया की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मेरा जैसा गरीब, पिछड़ा, दलित आदमी है जो नहीं पढ़ पाया, उसको कोई हक देना ही नहीं चाहते आप? वो कभी आगे ना बढ़े, आप जैसे टैलेंटेड लोग ही आगे रहे। सहारे चलते रहते तो आज से 20 साल की स्थिति आपको पता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता ही नहीं था। लड़के सोचते रहते हम इंजीनियरिंग बंद कर लें, इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाते। ज्ञान विहार जैसी यूनिवर्सिटीज आगे आ जाई हैं ये इसी कारण क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दिया। सबसे पहले फंडामेंटल सोच ये है, हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि सरकार की बस की बात नहीं है सबको हायर एजुकेशन फ्री में देना। आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए मौका देना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ पर आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई, ज्ञान विहार नहीं, सभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हाँ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। देश के अंदर 150 से ऊपर वसूली डिपार्टमेंट बनाए हुए, वो डिपार्टमेंट यही काम करते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को जो उद्यम लगा रहा है, बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है, उसकी टांग कैसे खींची जाए, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा रोका जाए। जब तक आपके यहाँ ऐसा सिस्टम हटेगा नहीं, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। अगर आपको देश की तरक्की चाहिए तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उसको उनको प्रमोट करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर में एक ऐसी सेक्टर है। मेरा सवाल दूसरा था कि क्या जो कम पढ़ा बंदा है, जो सोसाइटी में पिछड़ा हुआ है, जो फाइनेंशियली पिछड़ा हुआ है, पढ़ाई में भी पिछड़ा हुआ है, उसे आगे आने नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरा सवाल था जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेज आए हैं, ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि उससे बहुत मौका मिला है। लेकिन ये पूरा प्राइवेट सेक्टर उन लोगों के लिए है जो कैपिटेशन जो फीस थी उसको लीगलाइज करने का एक तरीका है। पहले कैपिटेशन फीस इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि आप 10 लाख रुपए लेते थे, 5 बच्चों का एडमिशन कराते थे, आप 500 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं आप उसको फीस को कम करके। तो जो जनरल कास्ट थी
उसके लिए प्राइवेट सेक्टर खुला है। अब आप देखिए, ऐसा है, प्राइवेट सेक्टर जो फीस वसूल कर रहा है अपनी, वो क्वालिटी के लिए दे रहा है। आज आप देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर इतनी शानदार यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई है, इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। लेकिन मैं तो हुजूर आ ही नहीं सकता उस कॉलेज। हुजूर मैं आपके कॉलेज में आ ही नहीं सकता। अब आते हैं अपनी, जिनको आप कह रहे हैं कि जो लोग पढ़ाई में पिछड़े हैं, उनके पास काफी ऐसी स्किल्स हैं। आप उन स्किल्स को डेवलप करिए, उनको ग्रूम करिए और उसके लिए सेंटर स्टार्ट करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना सर, मैं इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, आप मुझे कुम्हार क्यों बनाए रखना चाहते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने एक पहल की थी, उस पहल का नाम है अमृता। अमृता के अंदर जितने भी राजस्थान के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह थे, उनको उन्होंने सपोर्ट दिया, एक ब्रांड दिया। जैसे ही वो ब्रांड दिया, वो महिलाएं जो गांव के अंदर एक कोने के अंदर अपने घर के अंदर बैठ करके कुछ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाती थी, एक ब्रांड मिला, एक सपोर्ट मिला, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को आगे से आगे लॉन्च करना शुरू कर दिया। आज आप उनको जितना अच्छा नेटवर्किंग उनको देते हैं, भाई एक व्यक्ति जिसके पास हुनर है, उस हुनर को मार्केटिंग के लिए एक सपोर्ट चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए। इस प्रकार के नेटवर्क और प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करते हैं या प्राइवेट सेक्टर को मौका देते हैं इस प्रकार के प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की, फाइन, वेल, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। लेकिन जब आप लोगों को कहते हैं आप लाइन में लग जाइए, सरकारी बाबू बन जाइए, मैं आपका विरोध कर रहा हूं। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि इस देश के लोगों को सरकारी नौकरी बनाने के लिए या बाबू बनाने के लिए हमने नहीं। तो सर, ये स्किल डेवलपमेंट पूरा, माफ कीजिए एक जानकारी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो सारा स्किल डेवलपमेंट जिस पर आप ज्ञान दे रहे हैं, ये अपने अपर कास्ट को क्यों नहीं सिखाते? उनको मत बनाइए क्लर्क। सर, ये जो आप कैपिटेशन और रिजर्वेशन की जो बात बोल रहे हैं, मैं इसके ऊपर आपको एक दो बहुत सटीक मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की थी जिसने रिजर्वेशन के ऊपर एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो लड़की खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट की लड़की थी, वो शेड्यूल कास्ट में आती थी, इसलिए उसको एडमिशन मिला कमेंस कॉलेज में पुणे में। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रगल कर रही थी किसी कॉलेज के लिए, मैं 92% होल्डर थी, वो 68% होल्डर थी। उसके बाद ये हालत हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही उससे इंजीनियरिंग नहीं संभली, उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी और कहीं से डिप्लोमा किया। ये उसकी कैपेबिलिटी थी, जिसको रिजर्वेशन की वजह से एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला था। और कैपिटेशन की बात ये होती है कि कैपिटेशन के द्वारा आप एडमिशन ले लोगे, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वही तो रिजर्वेशन और में उसके बात बाद जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICT, ये सब वही बॉडीज हैं जो अप्रूव करती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। अननेसेसरी फ्री स्ट्रक्चर कोई नहीं देता। एंड रिजर्वेशन नहीं देती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी फैसिलिटीज दे रही हैं स्टूडेंट्स को, उतनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अभी भी नहीं दे रही है। बिल्कुल और ये ठीक यहाँ बात कह बैठा रहे हुआ हैं हर बच्चा एक्सेप्ट लेकिन करेगा, दो जहाँ बातें तक मेरी राय है। दो बातों पर मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया है जी, आप बोलिए पहले। सर, अगर सभी लोग कलेक्टर बन जाएंगे तो घड़े कौन बनाएगा? तो आप बनाइए ना घड़े, मुझे तो कलेक्टर बनना है, आप क्यों नहीं बनाते घड़े? सवाल ये है। सर, मेरा इंटरेस्ट होगा तो वही तो बनाऊंगा सर मैं। सर, आप घड़े बनाने की बात कर रहे हो, अगर हम तैयार है बनाने के लिए, पर हम उसके लिए लिखेंगे, पढ़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम उसका इनोवेशन करेंगे, हम घड़े बनाएंगे, वो हमारे पास। जैसे अगर आज लेकिन आप ये तय मत कीजिए ना कि मेरे सिर्फ घड़े बनाने हैं। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो ना सर, आपने अभी बोला कि आप जनरल और एक सेकंड सर, आपने बोला कि जनरल और ST को साथ साथ लेके चलिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। सर, आज आप एक ST की जमीन को अगर आप यूज करना चाहते हो, आप उसको खरीद नहीं सकते, लीज पे भी नहीं ले सकते। वो भी इसीलिए क्योंकि आप ताकतवर लोग हैं, आप उसकी जमीन भी छीन लेंगे। सर, कैसे छीन लेंगे? वो इसीलिए बनाया गया है सर। अगर हम ज्वाइंट वो कानून इसीलिए बनाया गया है कि आप जैसे ताकतवर लोग मेरे जैसे गरीब दलित की जमीन ना छीन सके। सर, अगर हम जॉइंट वेंचर भी करना चाहें वो भी पॉसिबल नहीं है उसके लिए भी। तो सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिजर्वेशन की बात करते हो। चलिए, बहुत अच्छी डिबेट है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो सर ने बात की स्किल डेवलपमेंट की, स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे मैं किसी भी तरह से असहमत नहीं हूँ सर। लेकिन सवाल यह है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो हमारा पिछड़ा समाज है उसे आप कोने में नहीं रख सकते। सर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कुम्हार का बच्चा रॉकेट बनाना चाहता है जी, तो क्या आप ये मानेंगे कि उसको एक कुछ पैमाने तक तो आना पड़ेगा ना? देखिए, आप दीजिए रिजर्वेशन को, हम यहाँ सब लोग इसलिए नहीं बैठे कि हम रिजर्वेशन को नकार रहे हैं। आप थोड़े से जो मापदंड है आप उनको उठाइए, आप बिल्कुल उनको नीचे मत लेके आइए। जैसे मैडम ने बोला कि इसके चलते क्या होता है कि बच्चा कोर्स में आ जाता है लेकिन वो उसको निभा ही नहीं पाता है और वो अपने आप से एक अनड्यू एक्सपेक्टेशन भी ले लेता है कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैम, आज देश भर में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बच्चा अगर उसका माफ कीजिए, देश में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं और EEE से जो एडमिशन होता है उसमें जो अच्छे कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, IIT है, उनमें नंबर आता है 99 पर, 100% पर आजकल आपके जो सिस्टम है उस पर। और जो जयपुर शहर में 200 कॉलेज खुले हुए हैं इंजीनियरिंग के, उसमें कितने % पे एडमिशन लेते हैं वो बच्चे? वो किस लेवल के इंजीनियर बना रहे हो आप?
देखिए सर, लेकिन जब आप किस यही लेवल चीज़ के बना को- रहे हैं, मेरे को इस देखिए, सवाल का जवाब चाहिए। लेवल तो बच्चा अपने आप से भी सीखेगा। वो तो 50% देखिए, पर ही आ रहा है ना। आपको मौका- आपके कॉलेज में आ देखिए, जाएगा मौके तो की कमी नहीं वो है। ठीक आज हो आप इसको जाएगा। अगर आप ये करिए, सरकारी कॉलेज में रिजर्वेशन से जाएगा तो reserved ठीक और नहीं होगा। unreserved हर तरह के बच्चे को मौके की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जॉब पे जाके आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो जनरल क्लास को दुखेगा। सर एक रिजर्वेशन से एक आदमी आरएस बन गया, लेकिन अगर उसके फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है वहाँ पर कैसे डॉक्टर है, मतलब किस हिसाब से उससे वो हमेशा जाएगा। तो वहाँ पर प्राइवेट तो आप ही डॉक्टर है, वहाँ पर सारे डॉक्टर तो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है। सर है, लेकिन जो इस टाइम का जो मतलब जो पैसे वहाँ चल पर रहा है, सारे मतलब, डॉक्टर तो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है ना, माफ कीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल वहाँ पर तो मैं फिर भी आप मानता हूँ। मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बने। सर बात ये नहीं, लेकिन जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर रिजर्वेशन से तो नहीं आते हैं? जी इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, तो रिजर्वेशन से नहीं आ रहे, यही मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब आप बिना रिजर्वेशन के भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन रहे, तो फिर रिजर्व वालों को तो मत गाली दीजिए। ये डॉक्टर्स की वहाँ की ये नहीं है, ये जो पूरा जो चल रहा है ऊपर से, जो पॉलिटिक्स से लेकर के जो भी चल रहा है, जो हमारे ऊपर से आते गए सिस्टम चल रहा है, उसकी फॉल्ट है। ये डॉक्टर्स वहाँ के ख़राब है, इसका रीज़न ये नहीं है। सर आपने भी एक बात करी कि कट ऑफ परसेंटेज जो 90, 95 वो बढ़ गई है। वो एक्चुअली क्यों बढ़ गई है मैं बताता हूँ आपको। रिजर्वेशन का जो सिस्टम आया है उसमें 33% आपने हटा दिया, बाकी के बचे 66। और जनरल कैटेगरी आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब जनरल कैटेगरी में जब ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो हमें कंपटीशन लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर सबको हम एक दर्जे से देखा जाए तो कंपटीशन लेवल कम हो सकता है। अगर उस कंपटीशन लेवल को हम कम कर दें तो उसके हिसाब से जो हम लोग भी हैं, जो हम लोग परसेंटेज लेके आते हैं, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स उसी लेवल पे बनेंगे और उसी लेवल पे हमें भी एडमिशन मिलेगा। ब्रेक पे चलेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जैन साहब से ज्ञान लिए बिना नहीं जा सकते। सर से सॉरी जी, आप बताएं, इसको आपको लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म कर ही देना चाहिए? आप किसी हालत में कुम्हार को रॉकेट साइंस नहीं सीखने देना चाहते? देखिए, मैं हमारे देश के हुनर को सलाम कर रहा हूँ। मैं जब आपके सामने कुम्हार वर्ड यूज कर रहा हूँ तो कुम्हार मतलब स्पेसिफिक कुम्हार हम साइन आर्टिस्ट हैं, कुम्हार हम साइन लैंग्वेज के तौर पर काम हमारे देश के अंदर हकीकत ये है, हमारे देश के अंदर जो हाथ के आर्टिस्ट हैं, उन हाथ के आर्टिस्ट के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम? कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, मैं उनके हुनर को सलाम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भी उनके हुनर को सलाम करे। अब अपन आते हैं, आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा ये है, आपकी बात से एक फायदा कैसे बनाए? आपकी बात ये आज सरकार देश समझ नहीं है। आज देश के अंदर कुछ लोग एससी हैं, कुछ लोग एसटी हैं, कुछ लोग कुछ हैं। आज आप बात करते हैं जापान की, हर व्यक्ति पहले जापानी, लेकिन जब आप भारत की बात करते हैं हर व्यक्ति कहता है साहब मैं पहले एससी हूँ, पहले वो हूँ, देश हमारा देश नहीं बन रहा। तो मैं आपके सामने सबसे पहला मुद्दा मैं इस मंच के द्वारा यही रखना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर वाकई एक देश बनाना है तो कुछ मुद्दे लेने पड़ेंगे, ऐसे मुद्दे जो हमको देश के रूप में वापस पिरो सके। और इसकी शुरुआत तभी होगी जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा बदल डालेंगे, पूरी तरह से बदल डालेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म चाहिए, इलेक्शन पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए। दूसरा रिफॉर्म ये होना चाहिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट स्क्रैप होने चाहिए। तीसरा रिफॉर्म ये होना चाहिए, सरकार को ये कमिटमेंट लेना चाहिए कि आने वाले कुछ वर्षों में हम नए जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस आगे आ रही हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, ना कि उनके रास्ते में बाधाएं डालेंगे। बहुत अच्छी बात। इसके साथ ब्रेक पर चलेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि किन इश्यूज पर चर्चा करनी चाहिए, और एक खास तौर से जो कास्ट रिलीजन की हमने डिबेट की थी उस पर चर्चा करेंगे कि क्या पॉलिटिशियन उसके बहाने से चुनाव जीत रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, इतनी टैलेंटेड ऑडियंस आपको फिर नहीं मिलेगी।